Hello, good morning, dear students. So, in the last video, we have talked about in great detail about electrolysis. So, we were left with the importance of electrolysis and Faraday's laws. So, in this video, we will be taking up importance of electrolysis and Faraday's law of electrolysis. इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से या इलेक्ट्रोलिसिस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से जैसे कि मेटल, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को इनके क्लोराइड्स या इनके सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं और एल्युमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रायोलाइट को मिक्स करके। ये आगे चल के मेटल मेटलर्जी के चैप्टर में बड़ी डिटेल में आएगा कि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रायोलाइट के साथ मिक्स क्यों किया जाता है, तो इसमें से एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। इसके अलावा आपको ये अच्छे से पता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कौन सी गैस आपको मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन कर सकते हैं कमर्शियल स्केल पे। क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अगर आप एक्वस NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें। आपने पीछे थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की, तो उसमें क्लोरीन गैस बन रही थी, ठीक है, एनोड पे। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हम लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस को NaCl से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेटल की, मेटल एंड मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर है, उसमें ग्रेट डिटेल में आएगा। तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस की एक एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चे। तो हमने आज पढ़ने हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेरेडेज का जो फर्स्ट लॉ था उसमें कहा गया था कि मास किसी भी सब्सटेंस का जब किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। But you must remember electrolyte must be taken in its molten or aqueous state. मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन या एक्वस स्टेट में, आपने उसमें से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट में एनोड और कैथोड पे सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं उनका जो मास डिपॉजिट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स एक्वस और इन द मोल्टन स्टेट। ये प्रोपोर्शनैलिटी है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को z के साथ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 बन गई। W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Z जो है इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कहा जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है Z को। फर्दर आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है, लोअर क्लासेस में 9th-10th में बहुत बार पढ़ा है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो I स्टैंड फॉर करंट हेयर, T स्टैंड फॉर टाइम हेयर। आप Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 3 बन जाएगी। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में Z की वैल्यू दी हो सकती है, नहीं दी हो सकती, मैं आगे चल के आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा भी कि Z की वैल्यू अगर नहीं दी हुई तो कैसे निकालनी है। I करंट है, इसको एम्पेयर में लेना है, टाइम T को सेकंड में लेना है। नो लेट अस अज्यूम कि आप इलेक्ट्रोलाइट में से जो करंट पास कर रहे हो वो 1 एम्पेयर पास कर रहे हो और टाइम 1 सेकंड के लिए पास कर रहे हो, तो W किसके इक्वल हो गया, Z के इक्वल हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ से हम Z को डिफाइन कर सकते हैं। तो Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर for 1 second is passed through electrolyte in its aqueous
or molten state is called as electrochemical equivalent. रिपीट कर दूं? ओके, रिपीट कर देते हैं. जेड डब्ल्यू के इक्वल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जो करंट आप पास कर रहे हैं 1 एम्पेयर पास कर रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं, किस में से? इलेक्ट्रोलाइट में से. तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सी स्टेट में लेना है? मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में? तो करंट आप 1 एम्पेयर ले रहे हैं, टाइम 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो जेड डब्ल्यू के इक्वल हो गया, तो डब्ल्यू जेड के इक्वल हो गया. जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, इसको डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड. वो इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड कुछ भी हो सकती है. व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर for 1 second is passed through electrolyte in its molten state or in its aqueous state is called as electrochemical equivalent. This is your Faraday's first law of electrolysis. Did you understand? Okay, I think it was not clear to you. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. W इज इक्वल टू Z, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, मे बी एनोड और कैथोड, व्हेन 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड is passed through electrolyte in its aqueous or molten state is electrochemical equivalent. So that is all about your Faraday's first law of electrolysis. I'm sure this is clear to you now. Okay? Now let's go to the second law of electrolysis. Now we have second law of electrolysis. तो second law of इलेक्ट्रोलिसिस में कहा गया, डायग्राम पहले देख लो, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. चलो, तो इसमें कहा गया कि जब दो सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करते हो और उनमें से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होता है उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है. तो ये एक कंटेनर है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है. ये एक और कंटेनर है, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया. इसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बीकर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और सेकंड इलेक्ट्रोड का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बीकर यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाले बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया. तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने. सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपने इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को पास करना है और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, एक सिल्वर नाइट्रेट है और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड अपॉन mass of copper deposited at electrode is equal to their equivalent masses. So the expression say mass of silver deposited upon mass of copper deposited is equal to equivalent mass of silver upon equivalent mass of copper. Got it? तो इसकी definition अब जो लिखी है मैंने वो भी पढ़ के बता देता हूँ. When same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes, the two different electrolyte that I have taken up here is silver nitrate and copper sulfate solution connected in the series. You can see the two beakers are connected in the series. The masses of substances produced at electrode, यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डेपोजिट होगा या प्रोड्यूस होगा, अगर गैस है तो प्रोड्यूस हो जाएगी, अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होने वाला है तो डिपॉजिट हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मासेस दिखा दिए गए हैं. ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? गॉट इट? So this is Faraday's second law of electrolysis. You might have been doing this in the physics also, I believe, but if you are not doing it's fine, no problem. We are doing it in the chemistry. तो अब हमें एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी फैराडे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. वैसे तो फैराडे का कॉन्सेप्ट
आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है और आपको फिज़िक्स में आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि 1 फैरेडे जो है 96,500 कूलम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हम प्रूफ करके बताएंगे कि वो 96,500 कूलम के इक्वल कैसे होता है। तो टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय फैराडे यूनिट। यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिकल करंट पीछे जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है फैराडेज का, जो उसमें हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वो कूलम्स की बजाय अगर फैराडे में पास करनी है तो उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल निकालने में कैलकुलेशन जो है बहुत ईजियर हो जाएंगी। तो एक रिएक्शन कंसिडर कर लो जिसमें सोडियम कटाइन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बना देता है, ये इक्वेशन 1 है। और अगर मैग्नीशियम 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम एटम बना देता है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ दिस इज रॉन्ग टू से कि एक सोडियम कैटायन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक सोडियम एटम बना देता है। दिस इज sheer nonsense to talk it like this. We should call it like this. We should talk it like this. We should read it like this. 1 mole of sodium cation gain 1 mole of electron to become 1 mole of sodium atom. Similarly, 1 mole of magnesium cation gains 2 mole of electron to become 1 mole of magnesium atom. तो यहाँ पे जो 1 mole of electron है, that 1 mole of electron, like from here, 1 mole of electron is equal to charge on electron multiply by Avogadro number. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 96,487 कूलम आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 96,500 कूलम है कैलकुलेशन को ईजियर करने के लिए, लेकिन द बिगर यूनिट फॉर 96,487 कूलम या 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। इसका मतलब 1 Faraday of electricity is equal to 96,500 coulomb of electricity, and 2 Faraday of electricity means 2 into 96,500 coulomb of electricity. So with this concept you will be able to understand, or you will be able to do the numericals. If you are not able to do this, you will not be able to do the numericals, because numericals में अगर आप 96,500 या 96,487 कूलम के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगी। अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 96,487 कूलम या 96,500 कूलम की जगह सीधा 1 फैराडे पुट कर देते हैं, तो सोचिए कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस का हमें पता होना चाहिए। तो आपको फिजिक्स में भी पता होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास। अगर आपको इक्विवेलेंट मास न्यूमेरिकल में निकालना पड़े तो दैट इज़ इक्वल टू, वैसे मैंने सॉल्यूशन के चैप्टर में बताया था, अगर किसी बच्चे ने बाय चांस सॉल्यूशन का चैप्टर मुझसे नहीं किया तो इट्स वेरी इजी नाउ। अगर इक्विवेलेंट मास हमें कहीं पे निकालना पड़े तो दैट इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एटम। तो लेट्स इमेजिन के सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है? तो 23 होता है, आपने सोडियम का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में देखिए कि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1 गेन कर रहा है। अब दोबारा यहाँ पे आ जाइए,
तो इक्वलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। तो अगर आपने इक्वलेंट मास सोडियम का निकालना है तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो आपने देखा वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था 1, तो 23 अपॉन 1, तो इसका इक्वलेंट मास कितना हो गया 23 हो गया। किसका? मेरा? नहीं नहीं, मैग्नीशियम का? नो, सोडियम का। कितना हो गया 23 हो गया। इस तरह से हम इक्वलेंट मासेस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि अगर आपने किसी न्यूमेरिकल में z की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना है तो इक्वलेंट मास को 96,500 से डिवाइड कर देना है। एक ये भी मेथड है z निकालने का। अगर आपने इक्वलेंट मास को इनडायरेक्टली निकालना है, आप ऐसे नहीं निकालना चाहते क्योंकि इक्वेशन नहीं दी और आपको ये नहीं पता चल रहा, लेट अस अज्यूम कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उस केस में और आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ सब्सटेंस भी दिया है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी दी है, तो इक्वलेंट मास निकालने का ये मेथड भी है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड अपॉन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू 96,500। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कूलम्स में लेना आप, क्योंकि यहाँ पे 96,500 लिया आपने। ये तीसरा पॉइंट जो है आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, चौथा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पीछे बता ही दिया है फेरेडेज फर्स्ट लॉ में कि जो W है वो Z इंटू क्यू के इक्वल है, Q I इंटू टी के इक्वल है, तो W क्या हो गया Z इंटू आई इंटू टी हो गया। डिटेल में बता दिया हुआ आपको पीछे। तो अगर आपने Q निकालना है तो Z को W के नीचे ले जाइए, W अपॉन Z हो गया। अगर आपको Z निकालना है, सिर्फ Z निकालना है, तो क्या कीजिए, ये निकालना है, Z निकालना है, Z निकालना है, तो I और T को W के नीचे ले जाइए, यानी कि 1 2 3 4, नो आई एम रॉन्ग हेयर, 1 2 3 4। ठीक है, ये चार इक्वेशन यूज करके आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। 1 2 3 4, ये चार इक्वेशन यूज करके आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? गॉट इट और नॉट? तो मास को यानी कि W को ग्राम्स में लेना है। मैं कहीं पे भी इसको वेट नहीं बोल रहा, मास बोल रहा हूँ। मास ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी टेकन इन द ग्राम्स बिकॉज इन द केमिस्ट्री weight and mass are not going to differ much because the masses taken are very very small in the numericals. We are not taking it in the kilograms. Gravity of the earth is not going to make difference on 5 milligram of the salt or 10 milligram of the salt or 0.1 milligram of the salt. So mass, I'm using the word mass only. I'm not taking into consideration so far as the gravity is concerned. I'm taking up not word weight. Instead, I'm using mass. So mass of substance taken in grams. Quantity of electricity is taken in the coulombs or in the Faraday. Current I is taken in the ampere and time T is taken in the second for doing the numericals. तो पहले इतना कीजिए तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसके करवाता हूँ। ओके, सो आज इतना ही कीजिए, फिर मैं कल की वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, क्योंकि आपका कल का और परसों का काम भी बहुत पड़ा हुआ है, वो आपको बार बार सुनना है। तो बार बार सुनेंगे तो आगे काम होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स निकलेंगे नहीं। बिकॉज पहले वीडियो में उसको मैं पब्लिक कर देता हूँ अभी दोबारा से, उसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट जो है बार बार सुनना है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये बार बार देखना है। ठीक है, तो फिर ही मेरे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हो पाएंगे शुरू। ओके, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू।